आगे जी सेकंड लेक्चर न्यूक्लिक एसिड, हम लास्ट जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की क्लास है उसको डिस्कस करने लगे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या है? न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं? बेसिकली स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और हेल्प करेंगे आपको हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। अब होता क्या है कि आपके पास जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है पॉलीपेप्टाइड्स का, ठीक है, इज प्रोग्राम्ड बाय अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड जीन, ठीक है। जीन्स क्या हैं? आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड अ न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ मोनोमर्स दैट इज न्यूक्लियोटाइड। इस पूरी कहानी का मतलब ये है जी कि आपके पास जो स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में कंबाइन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, और वो क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। फिर ये क्या होता है कि ये डीएनए हमारे पास इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? कोड्स मौजूद होते हैं, ट्रिपलेट कोड हम आप उनको बोलते हैं, ठीक है। और इन ट्रिपलेट कोड्स की मदद से हमारे पास क्या होता है? पर ट्रिपलेट कोड एक अमीनो एसिड को इनकोड कर रहा होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसको हमारे पास डीएनए, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, वो बाहर नहीं आ सकता, तो वो क्या करता है, इसको एक अनदर फॉर्म जो होती है उसको कन्वर्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं। फिर ये आरएनए हमारे पास कहाँ पे आएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, और इसको फिर हमारे पास रीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। और हमारे पास जितने भी राइबोसोम्स हैं वो फिर हमारे पास क्या करते हैं? पर 3 आपके पास जितने भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड हैं, फॉर एग्जांपल एटीजी, ठीक है, सीटीसी, जीटीए, इस तरह से हमारे पास ट्रिपलेट कोड बनता है। हर ट्रिपलेट कोड आपके पास एक अमीनो एसिड को कॉपी कोड करता है, ठीक है। कि मतलब इसका मतलब ये कि ये फलाना अमीनो एसिड, फॉर एग्जांपल एटीजी से आपके पास हमेशा आपके पास जो अमीनो एसिड आएगा वो मिथ्योनिन आता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि आपके पास जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे पास इसी तरह से इस ट्रिपलेट कोड की बेस पे आपस में कंबाइन होते जाएंगे, और आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेंगी उसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड और अल्टीमेटली अ प्रोटीन। सो अगर हम इस डीएनए की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्टडी करें फर्दर, तो आपके पास जो डीएनए होता है या फिर हमारे पास जो आरएनए होता है, जो बेसिकली आरएनए उससे बनता है, उस डीएनए के अंदर स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास जीन्स बोलते हैं। सिर्फ आपके इन जीन्स के सीक्वेंस से ही आपके पास आपकी स्पेसिफिक प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड बन सकती है। वैसे आपके पास जितना भी हमारे पास सीक्वेंस होगा उससे हमारे पास पेप्टाइड नहीं बन सकती। फॉर एग्जांपल इसकी आप एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, मैं लिख रहा हूं जी, अगर मैंने ये डिफरेंट सीक्वेंस लिखे हैं अल्फाबेट्स के, तो आप इसको जब भी रीड करेंगे तो आपको इसका कोई भी मतलब समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इनको आपस में कंबाइन करके कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे इसका कुछ भी मतलब समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारे पास जब हम इसको बाद में स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अली है, आंट है, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ जी कि आपके पास बाकी जितने सीक्वेंसेस थे उसका कोई मतलब नहीं बन रहा था, सिर्फ एक आपके पास ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस आए जिनका कोई मतलब बन रहा था। तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हमारे पास, हम उसको अगर डीएनए की टर्मिनोलॉजी में कहें तो वो हमारे पास क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, कि जिनसे हमारे पास प्रोटीन बन सकती है, जिनका कोई मतलब होता है, जिनके पास कोई स्पेसिफिक जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा जितना भी सीक्वेंस होगा उससे हमारे पास कोई भी पर्टिकुलरली कोई भी हमारे पास उसका मीनिंग नहीं निकल रहा होता। सो रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। पहला जो है आपके पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए बनाता है, और दूसरा आपके पास राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो हमारे पास क्या बनाता है? आरएनए बना रहा होता है। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो ये हमारे पास क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल है, ठीक है। जबकि हमारे पास आरएनए की बात करते हैं तो ये हमारे पास मैसेंजर होता है, किसका? इंफॉर्मेशन का। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ जी? हेरिडिटरी वो होती है, ये हमारे पास जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जितनी इंफॉर्मेशन आती है वो किसके अंदर स्टोर होती है? वो हमारे डीएनए के अंदर स्टोर होती है। जबकि हमारे पास आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या करता है? इस इंफॉर्मेशन को आपके राइबोसोम्स तक लाना, या फिर इस इंफॉर्मेशन को आपके बाकी सब जो है हमारे पास जितनी भी फंक्शंस हैं उन तक पहुंचाना, वो काम किसका होता है? आपके आरएनए का होता है। सो डीएनए प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर इट्स ओन रेप्लिकेशन व्हाइल डीएनए डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ द मैसेंजर आरएनए
और मैसेंजर आरएनए फिर क्या करता है, प्रोटीन सेंसेस के कंट्रोल में इन्वॉल्व होता है। अब प्रोटीन सेंसेस जितनी भी है वो हमारे पास कहाँ पे होगी, आपके राइबोसोम्स के ऊपर होती है। मगर उससे पहले आपको 2 से 3 चीजें पता होनी चाहिए। किसके बारे में, आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में। आपका न्यूक्लिक एसिड जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक, उसका मोनोमर कौन था, हमने अभी जो स्टडी किया, डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग आपका मोनोमर क्या है, आपका न्यूक्लियोटाइड है। और तो न्यूक्लियोटाइड आपके पास किससे मिलकर बना है, आपका न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना है। पहली चीज क्या है जी, आपके पास शुगर है, ठीक है, और वो शुगर क्या है, आपके पास राइबोज है, या सिंपली आप इसको कह सकते हो अभी पेंटोज शुगर, ठीक है। अभी मैं इसको स्पेसिफिक नहीं कर रहा। दूसरी चीज क्या है जी, आपके पास नाइट्रोजीनियस बेसेस है। नाइट्रोजीनियस बेसेस इनको इस वजह से कहा जाता है, पहली बात तो ये कि हमारे पास ये बेसिक इन नेचर होती हैं, और दूसरा इनके अंदर क्या है, नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है, सो दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज नाइट्रोजीनियस बेसेस। और तीसरी चीज इनके पास होती है जी फॉस्फेट, ठीक है। अब क्या होता है कि इन 3 चीजों से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। बट न्यूक्लियोटाइड्स भी आपके पास 2 तरह के होते हैं। आपके पास आरएनए के पास जो है डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड होता है, और आपके पास जो डीएनए होता है उसमें डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड होता है। और उनके अंदर जो डिफरेंस है वो 2 तरह का हो सकता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ शुगर भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस भी हो सकता है। अब हमारे पास जो पेंटोज होता है वो बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है राइबोज और दूसरा होता है आपके पास डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। अब क्या है, जो राइबोज है और दूसरा डीऑक्सीराइबोज है, इसको देखा जाए तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओवरऑल आपके पास जो स्ट्रक्चर होती है शुगर की, उसमें अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये पेंटोज शुगर है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर कि आपके पास OH ग्रुप मौजूद हो, ठीक है, यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंपली मैं बाकी स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जा रहा अभी, तो हमारे पास अगर OH मौजूद हो तो यहाँ पे इसमें हमारे पास इट विल बी टर्म्ड एज राइबोज, ठीक है, ये राइबोज शुगर है। और अगर कि हमारे पास इसी स्ट्रक्चर में एक कार्बन नंबर 2 हमारे पास OH ग्रुप ना हो, सिर्फ क्या मौजूद हो, दोनों के दोनों हाइड्रोजन मौजूद हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डेफिशिएंसी होगी ऑक्सीजन की। तो हमारे पास क्या हो गया, डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, हम उसकी बेस पे हम किसको क्या कहते हैं, डी मीन विदाउट। तो हमारे पास यहाँ पे डी का मतलब जो है 2 नहीं है, डी का मतलब क्या है, विदाउट है, ठीक है। अब आपने ये चीज समझनी है कि पहला डिफरेंस क्या आ गया जी, कि आपके पास एक में राइबोज शुगर होती है, दूसरे में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। डीऑक्सीराइबोज में क्या है कि आपके पास एक ऑक्सीजन की कमी है। अब दूसरी जो चीज आपने समझनी है वो ये है कि आपके पास जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास डीएनए के अंदर पाई जाती है, और आपके पास जो राइबोज शुगर होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आरएनए में पाई जाती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड जो है हमारे पास आरएनए के हैं, वो कभी भी डीएनए के सेंसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, और जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के सेंसेस में यूज होते हैं वो कभी भी आपके पास आरएनए की सेंसेस में यूज नहीं होंगे। दूसरा जो आपके पास डिफरेंस आ जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस होता है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि पहला आपको कांसेप्ट समझ आ गया जी कि दोनों तरह के मोनोमर्स में क्या डिफरेंस होगा। अब अगर हम नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात करते हैं तो सिंपली हमारे पास अगर नाइट्रोजीनियस बेसिस देखी जाए तो 2 तरह की होती हैं। पहली होती है जी प्यूरीन्स और दूसरी होती है जी पायरिमिडीन्स, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स की, तो हमारे पास एक चीज याद रखनी है कि आपके पास ये बेसिक दो ही हमारे पास जो है टाइप्स है, ठीक है। हमारे पास जो हमारे पास किसकी आ जाती हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस की, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं प्यूरीन्स की, तो हमारे पास जो है प्यूरीन्स जो बेसिकली होती हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। अब डबल रिंग स्ट्रक्चर्स की बात हम कर रहे हैं तो हमारे पास एक सेकेंड किधर गया, हाँ, प्यूरीन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं मीन इसमें 2 कार्बन रिंग्स होते हैं, मौजूद होते हैं। जबकि पायरिमिडीन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, ठीक है। अगर हम प्यूरीन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास प्यूरीन जो है वो बेसिकली 3 होती हैं, सॉरी 2 होती हैं, एडेनिन भी हो सकती है और हमारे पास ग्वानिन भी हो सकती है। ये एडेनिन भी होगी और ये ग्वानिन भी होगी। जब भी हमारे पास पायरिमिडीन की अगर हम बात करते हैं तो ये साइटोसिन होती है, ये थायमीन होती है और तीसरी आपके पास यूरेसिल मौजूद होती है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्यूरीन है वो हमारे पास उसमें जो एडेनिन है वो हमेशा बॉन्ड करती है विद थायमीन इन केस ऑफ डीएनए,
थायमीन, डीएनए के केस में एडेनिन और थायमीन मौजूद होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन आपस में बॉन्ड कर रहे हैं इन केस ऑफ डीएनए। जबकि अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो वहां पे दूसरा डिफरेंस क्या आ जाता है कि आपके पास जो वहां पे थायमीन होता है वो मौजूद नहीं होता और उसकी जगह क्या मौजूद होता है, यूरेसिल होता है। तो बाकी आपके पास उसी तरह से रहेगा। आपके पास डीएनए केस में क्या था, पहले हम कहते हैं एडेनिन बॉन्ड विद थायमीन एंड ग्वानिन, 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है इसका साइटोसिन के साथ। जबकि आरएनए के केस में हम क्या कहते हैं कि एडेनिन का डबल बॉन्ड होता है यूरेसिल के साथ, जबकि ग्वानिन का ट्रिपल बॉन्ड होता है साइटोसिन के साथ। तो ओवरऑल आपके पास नाइट्रोजीनियस बेसेस भी डिफरेंशिएट कर रही होती हैं ऑन द बेस इन बोथ केसेस ऑफ आरएनए एंड डीएनए। एक और चीज जो आपने याद रखनी है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थायमीन एंड अ यूरेसिल। और वो दोनों का डिफरेंस क्या है, कि दोनों में एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस होता है थायमीन और यूरेसिल के दरमियान में। वापस आते हैं जी टॉपिक पे। तो हमारे पास होता क्या है, नॉर्मल हम अगर सेल रेगुलेशन की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड वर्क किस तरह से कर रहा है, तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या है, डीएनए मौजूद है। ठीक है, अब क्योंकि वो डीएनए हमारे पास डेलिकेट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद हैं, तो हमारे पास क्या होता है, वो बाहर जब भी आएगा तो आपके साइटोप्लाज्म में वेरियस नंबर ऑफ न्यूक्लियेसेस होते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियेसेस क्या कर सकते हैं, ये आपके डीएनए को क्लीव कर सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जब भी ये उसको क्लीव करेंगे या ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि डीएनए हमारे पास डैमेज हो सकता है और उसकी में मौजूद इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करता है, एक प्रोसेस करता है, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन की वजह से आपके पास क्या किसकी सेंसेस होती है, एमआरएनए की सेंसेस होती है। ठीक है, अब जब एमआरएनए की सेंसेस हो जाती है आपके पास, तो वो एमआरएनए जो है फिर न्यूक्लियर पोर्स को यूज करते हुए आपके पास बाहर आ जाता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। और वहां पे क्या होता है, आपके राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि आरएनए को यूज करके उसके अंदर मौजूद जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे क्या बना देते हैं, आपके पास पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन होता है। उस पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन में आपके पास क्या चीजें यूज होती हैं, अमीनो एसिड यूज होते हैं। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि डीएनए जो है आपके पास वो बुक है जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आरएनए आपके पास वो इंजीनियर है जिसने आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बतानी है। ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वर्क किसने करना है, वो है आपकी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन्स, आपके सेल के अंदर जो काम होना है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं जी एक प्रैक्टिकल करना है आपने, और उसका आपके पास प्रोसीजर जो है बुक के अंदर है, तो वो बुक हमारे लिए क्या होगी, डीएनए का काम करेगी, कि उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। अब क्या होगा कि मैंने वो काम खुद नहीं करना, मैं आपके आके आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि उसकी प्रोसीजर में बुक में ये प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो ये काम क्या हुआ, मैंने किसका रोल परफॉर्म किया, आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए का, कि मैंने आपको बता दिया कि आपने ये काम इस तरह से करना है। उसके बाद आपके पास क्या हुआ, राइबोसोम्स आपकी लैब अटेंडेंट हैं जो आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करके देते हैं कि आपने जिनको यूज करके प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, और आप वो पॉलीपेप्टाइड हो जिन्होंने वो फंक्शन या वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो हमारे पास दीज आर द प्रोसेस, दीज आर द पाथवे जिसके थ्रू चलते हुए आपके पास ये पूरा प्रोसेस चलता है। दिस इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन। अब अगर हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है न्यूक्लिक एसिड की, तो हमारे पास जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मोनोमर्स जो हैं वो क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स में मैं आपको जो है पहले भी बता चुका हूं कि डिफरेंस जो है पेंटोज शुगर है, एक में राइबोज शुगर है, दूसरी में डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो वहां पे हम अक्सर एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड। अक्सर आपके पास जो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो न्यूक्लियोटाइड के बजाय क्या होती है, न्यूक्लियोसाइड यूज होती है। हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें मौजूद हैं। पहली चीज क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास यही चीजें हैं, सिर्फ मगर आपके पास क्या नहीं है, फॉस्फेट नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपके पास क्या है, शुगर भी मौजूद है और नाइट्रोजीनियस बेस भी मौजूद है। तो उस टाइम पे मैं इसको न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोसाइड बोलूंगा। बाकी जो नाइट्रोजीनियस बेसेस हैं उसको मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले भी। So these are the various type of न्यूक्लियोटाइड्स और नाइट्रोजीनियस बेसेस आप देख सकते हो यहाँ पे 5 तरह की हैं। और इनमें बेसिक डिफरेंस जैसे कि मैंने थायमीन में आपको बताया था, दैट इज द मिथाइल ग्रुप, जो कि हमारे पास यहाँ पे यूरेसिल के अंदर नहीं पाया जाता। जो डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस, डीएनए के अंदर आपके पास थायमीन पाया जाता है, जबकि आरएनए के अंदर आपके पास यूरेसिल पाया जाता है इंस्टेड ऑफ थायमीन। बाकी जितनी भी अरेंजमेंट है प्यूरिन्स के केस में या साइटोसिन के केस में वो सिमिलर रहेगी। यहाँ पे 2 से 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो ये है जी कि आपके पास बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास फास्फोडाइस्टर बॉन्ड।
फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किस तरह से बनता है जी, हमारे पास ये उसी तरह कंडेंसेशन का रिएक्शन होता है, ठीक है, बिटवीन दिस फॉस्फेट और यहाँ पे आपके पास जो शुगर होता है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन होता है और हमारे पास क्या होगा, एज अ रिजल्ट आपके पास फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हमारे पास डीएनए की सिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं या आरएनए की सिंथेसिस की हम बात करते हैं, इट इज ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ठीक है, ये हमेशा आपके पास 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ इसकी सिंथेसिस हो रही होती है। न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड जब भी आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, कंबाइन टुगेदर होते हैं, दे बिल्ट अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड जब भी होंगे तो उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द 3 प्राइम एंड एंड अ फॉस्फेट ऑन द 5 प्राइम कार्बन। तो इसी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। These linkages create a backbone of sugar phosphate units with nitrogenous bases at an appendages. What do you mean by appendages? Appendages वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि बाहर को निकली होती हैं और आपके पास जो शुगर है और फॉस्फेट है ये आपके पास क्या बना रहा है, बैकबोन बना रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह से ये सीक्वेंसेस आपस में मिलते चले जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के और आपके पास क्या बन रहा है, डीएनए या एमआरएनए का पॉलीमर बनता चला जा रहा है। अब हम हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो हम थोड़ा समरी देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से हमने सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया है और किस तरह से वो हमारे पास हमने उनके बारे में जाना। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं। दे सर्व एज अ फ्यूल एंड बिल्डिंग मटेरियल, दो उसके फंक्शंस हैं बेसिकली। कंपोनेंट इसका क्या है, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मीन मोनोमर्स जो होते हैं, और तीन तरह के हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। मोनोसैकेराइड हमारे पास ग्लूकोज फ्रक्टोज आ जाते हैं, डाइसैकेराइड लैक्टोज और सक्रोज एक्सेट्रा आ जाते हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन एक्सेट्रा होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये फ्यूल का काम कर रहे हैं मोनोसैकेराइड, जो कि आपकी बॉडी के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जबकि पॉलीसैकेराइड जो हैं ये आपके पास मोस्टली स्ट्रक्चर्स में मौजूद होते हैं या फिर स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन आपके पास स्टोरेज में इन्वॉल्व हैं, जबकि सेलुलोज आपके पास स्ट्रक्चरल पार्ट है। उसके बाद हम अगर लिपिड्स की बात करते हैं तो हमारे पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, इसको हम ट्राइग्लिसरॉल बोलते हैं। अगर कि हमारे पास हेड विद फॉस्फेट हो और साथ में ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड हो, देन इट विल बी अ फास्फोलिपिड। और उसके अलावा हमारे पास स्टेराइड हमारे पास मौजूद होता है। तो ये हमारे पास तीन क्लासेस हैं। ट्राइग्लिसरॉल बेसिकली हमारे पास फैटी एसिड बना रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स हैं। फास्फोलिपिड्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन या स्ट्रक्चर्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि स्टेरॉइड्स हमारे पास जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ सेल मेम्ब्रेन में भी होते हैं और हार्मोन्स के अंदर भी ये रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो इनका मोनोमर आपके पास अमाइनो एसिड होता है, ये एंजाइम्स और के तौर पर भी वर्क कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल में भी इन्वॉल्व होते हैं, स्टोरेज में भी इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसपोर्ट, हार्मोन, रिसेप्टर और डिफेंस जो है रोल इनके मौजूद होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास जो है फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। जबकि न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कर सकता है जी, ये ट्रांसमिट भी कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है इंफॉर्मेशन को, और हेरिडिटी जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन उसको लेके आगे ट्रांसफर भी हो सकता है टू द नेक्स्ट जनरेशन। और इसका मोनोमर कौन है जी, आपके पास न्यूक्लियोटाइड है। और अगर हम बात करेंगे हमारे पास तो हमारे पास जो डीएनए है और आरएनए है दोनों के केस में हमारे पास ये डिफरेंट होगा। दोनों के केस में डीएनए के केस में हमने कहा था शुगर क्या होगी जी, डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए के केस में कौन सी शुगर होगी, राइबोज शुगर होगी। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस की तो हमारे पास डिफरेंस आएगा जी हमारे पास पायरामिडीन के केस में। डीएनए में हमारे पास जो डिफरेंस है वो थायमिन मौजूद होता है, जबकि हमारे पास जो है आरएनए के केस में थायमिन की जगह यूरासिल होता है, जबकि बाकी जितनी भी नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो सारी की सारी सेम रहती हैं। डीएनए और आरएनए का एक और मेन डिफरेंस है वो ये है कि एक यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, जबकि आरएनए जो होता है वो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और डीएनए का काम स्टोर करना है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जबकि आरएनए का काम क्या है, जीन का एक्सप्रेशन करवाना और इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाना। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड हो रहा है। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।